अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी ऑस्टियोपोरोसिस की तशख़ीस यानी डायग्नोसिस की। ये ऑस्टियोपोरोसिस सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में ऑस्टियोपोरोसिस का ओवरव्यू और दूसरे हिस्से में रिस्क फैक्टर्स की बात हुई थी। मैं हूँ डॉक्टर ख़ान। मैं अमेरिका में रूमेटोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने MBBS किया है और अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी सर्टिफाइड हूँ। मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की मेंबर हूँ। रूमेटोलॉजी वो मेडिकल स्पेशलिटी है जिसमें जोड़, पट्टे, हड्डी और ऑटोइम्यून बीमारियों की तशख़ीस की जाती है और इलाज किया जाता है। तो बात हो रही थी कि ऑस्टियोपोरोसिस की तशख़ीस कैसे की जाती है। एक बात आप सब करें कि कम से कम साल में 1 या 2 दफ़ा अपना कद ज़रूर नापा करें। अगर आपका कद कम हो रहा है तो इसका मतलब ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है आपके रीढ़ की हड्डी में। ये एक आसान तरीका भी है और हम सब कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्रैक्स टेस्ट। ये पाकिस्तान में नहीं होता है, ये दूसरे ममालिक में होता है और ये कंट्री अडॉप्टेड स्पेसिफिक कंप्यूटर एल्गोरिदम है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ है डेक्सा स्कैन या बोन डेंसिटी टेस्ट। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। डेक्सा स्कैन हम किन लोगों में करवाते हैं? 3 कैटेगरीज बना लें आसानी के लिए। पहली कैटेगरी में वो ख़वातीन जो 65 साल या उससे ऊपर की हैं, या वो मर्द हजरात जो 70 साल या उससे ऊपर के हैं। दूसरी कैटेगरी में पोस्ट मेनोपॉजल ख़वातीन और मर्द जिनकी उम्र 50 से लेके 69 साल तक है। अगर इनमें कोई रिस्क है जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो इनका भी डेक्सा स्कैन करेंगे। और तीसरी कैटेगरी है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन और वो मर्द जो 50 या उससे ऊपर के हैं लेकिन जिनमें इसी उम्र में फ्रैक्चर हो गया है, जिसको हम एडल्ट फ्रैक्चर भी कहते हैं। बचपन में चोटें लगती हैं और फ्रैक्चर्स होते रहते हैं। मैं उन फ्रैक्चर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बड़ी उम्र के जो फ्रैक्चर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। ख़ास तौर पे ऐसे फ्रैक्चर्स कि जिसमें ज़्यादा चोट नहीं लगी लेकिन फिर भी हड्डी टूट गई। पूरी दुनिया में बहुत रिसर्चेस हुई हैं और वो ये साबित करती हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में सबसे ज़्यादा हड्डी कमज़ोर होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एकदम से गिरते हैं तो उससे बोन रीमॉडलिंग पे फ़र्क पड़ता है। ऑस्टियोक्लास्ट बहुत ज़्यादा जल्दी काम करना शुरू हो जाते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट सोते रहते हैं, क्योंकि हार्मोन्स हैं ही नहीं जो इनसे तवाज़न रख के काम करवाएं। आदमियों में भी इसी तरह का ही मसला होता है कि जब टेस्टोस्टेरोन गिरता है तो उनका भी रीमॉडलिंग हड्डी की कम होती है और उसकी वजह से हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। एक रिमाइंडर आप लोगों को देती चलूँ कि सबसे ज़्यादा हड्डी मजबूत 20 से 29 साल की उम्र तक में होती है, ख़ास तौर पे लड़कों में, और 18 साल से लड़कियों में हो जाती है। तो वो माएँ जिनके टीन एजर्स हैं बच्चे, वो कोशिश करें कि इस वक्त से ही अपने बच्चों को सेहतमंद खुराक पे डाल दें। मैं डेक्सा जल्दी करवाती हूँ ताकि ऑस्टियोपोरोसिस का मर्ज़ पकड़ सकूँ। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये एक खामोश और पुरअसरार बीमारी है और इसकी कोई अलामतें ज़ाहिर नहीं होती ज़्यादातर, और जब कोई हड्डी टूटती है तो उस वक्त हम लोग इस बीमारी की तशख़ीस करते हैं। तो बजाय इसके कि मेरे मरीज़ फ्रैक्चर होने के बाद मेरे पास आएँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उन मरीज़ों का डेक्सा स्कैन करवाऊँ, ख़ास तौर पे जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं। अब डेक्सा स्कैन क्या करता है? ये हड्डी की कसाफत को या कह लें हड्डी की थिकनेस को नापता है। ख़ास तौर पे हम रीढ़ की हड्डी, कूल्हे की हड्डी और कभी कलाई की हड्डियों को नापते हैं। जो नतीजा हमें मिलता है उसको टी स्कोर कहते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए ऐसे समझाती हूँ कि 2 ग्रुप्स ले लें। एक ग्रुप उन लोगों का जो कि बड़ी उम्र के हैं और रिस्क फैक्टर्स के साथ हैं, और दूसरा ग्रुप उन कम उम्र लोगों का जो कि 20 से 29 साल के हैं और उनकी हड्डी मज़बूत है। अब हम इन दोनों ग्रुप्स के टी स्कोर्स डेक्सा स्कैन से नाप लेते हैं और फिर इनको हम एक दूसरे से मैच करते हैं या कंपेयर करते हैं।
اور اس کے حساب سے پھر ہم لوگ کچھ نمبرز نکالتے ہیں. تو اگر ٹی اسکور پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے، جیسے -1، تو یہ نارمل بون ہے. لیکن اگر ٹی اسکور -1.1 سے -2.5 جا رہا ہے تو آسٹیوپینیا ہے، اور اگر -2.5 سے زیادہ چلا گیا ہے تو یہ آسٹیوپوروسس ہے. آسٹیوپینیا میں ہڈی پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن ابھی اتنی کمزور نہیں پڑی کہ ٹوٹ سکے. یہ آسٹیوپوروسس سے پہلے کی کنڈیشن ہوتی ہے، اور ایک طرح سے یہ رسک فیکٹر بھی ہے کہ آسٹیوپوروسس ہو جائے گی اگر اس وقت اس کا علاج نہیں کیا. اگر ڈیکسا اسکین کی سہولت نہیں ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کا ایکس رے کروائیں. میرے خیال میں سال میں ایک دفعہ تو ضرور کروائیں. اس سے پتہ چلے گا کہ کوئی فریکچر ہو گیا ہے یا ہڈی پتلی ہونا شروع ہو گئی ہے. ایک اور بھی چیز ہم چیک کرتے ہیں، اس کو ہم بون مارکرز کہتے ہیں. اصل میں جب ری ماڈلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آسٹیوبلاسٹ اور آسٹیوکلاسٹ جو ہڈی میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اس سے کچھ سبسٹینسز یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ خون میں آتی ہیں اور پھر خون سے پیشاب کے ذریعے جسم سے نکلتی ہیں. آپ جب ان چیزوں کو خون و پیشاب میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آسٹیوکلاسٹ اور آسٹیوبلاسٹ کتنے ایکٹیو ہیں. چلیں یہاں تک تو آپ کی نالج کے لیے باتیں ہوئی ہیں. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں، اور اگر رسک فیکٹرز ہیں جیسا کہ ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، پوسٹ مینوپازل ہیں، یا عمر رسیدہ لوگ ہیں، یا پھر کیلشیم وائٹامن ڈی کی کمی ہے، یا پھر کوئی دوائیاں ایسی لے رہے ہیں، یا کوئی ایسی پرانی بیماریاں ہیں، ان سب کی وجہ سے آپ کی رسک بڑھ گیا ہے، تو پھر آپ کا ڈاکٹر اسیس کرے گا کہ آپ کے رسک ہیں تو ڈیکسا کرانا چاہیے. اب ڈیکسا کا جب رزلٹ آئے گا تو ڈیکسا کے رزلٹ ٹی اسکور اور آپ کے رسک فیکٹرز کو ملا کے دیکھا جائے گا کہ آپ لو رسک میں ہیں یا میڈیم رسک میں ہیں یا ہائی رسک میں ہیں. اگر فرض کریں کہ آپ میں کوئی آسٹیوپوروسس رسک فیکٹرز خاص نہیں ہیں، کوئی فریکچر کی بھی ابھی ہسٹری نہیں ہے، اور آپ کا ٹی اسکور بھی نارمل ہے یا تھوڑا سا نیگیٹو ہے، تو اس صورت میں 2 سے 4 سال کے بعد پھر سے ڈیکسا اسکین کروائیں. یہی میں کہوں گی کہ یہ ہر بندے پہ ڈفرینٹ طریقے سے اپلائی ہوتا ہے. ظاہر ہے عمر کے ساتھ کچھ رسک فیکٹرز بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو کبھی جلدی بھی کر لیتے ہیں. اگر آپ میں ماڈریٹ رسک ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ہڈی جو ہے وہ آسٹیوپینیا میں آ چکی ہے، آپ کو 2-3 رسک فیکٹرز ہیں، تو اس صورت میں آپ کا اگین کم از کم 2 سال میں یا 1 سال میں بھی ہو جائے تو ڈیکسا ہو جائے تو اچھی بات ہے. اور اس وقت آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ آپ کا علاج شروع کرایا جائے یا نہیں کرایا جائے. جو ہائی رسک کا مریض ہے اس میں آسٹیوپوروسس ہو چکی ہے، ٹی اسکور جو ہے وہ آسٹیوپوروسس والا ہے، اور دوسرا زیادہ رسک فیکٹرز ہیں، تو ان کے لیے تو ہم علاج شروع کر دیتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آسٹیوپوروسس کے علاج کے بارے میں بات کروں گی. یہ یاد رکھیے گا کہ آسٹیوپوروسس عموماً بڑی عمر کے لوگوں کی بیماری ہے، لیکن اس کی روک تھام کی تدابیر جو ہیں وہ کم عمری سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. ان ویڈیوز کے بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو تعلیم دینا ہے اس بیماری کے بارے میں. میں نے کوشش کی ہے کہ آسان زبان میں سمجھا سکوں. آج ایسا کرتے ہیں کہ گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کوئز کرتے ہیں، دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. آسٹیوپوروسس جسم کے کون سے حصے کی بیماری ہے؟ جوڑ کی، ہڈی کی، پٹھے کی؟ جواب ہے ہڈی کی. سوال نمبر 2، آسٹیوپوروسس کی کیا علامات ہیں؟ کوئی علامت نہیں، فریکچر، کمر کا درد، قد چھوٹا ہونا، یا یہ ساری علامات؟ جواب ہے ساری علامات. سوال نمبر 3، آسٹیوپوروسس کی زیادہ تر علامات بیماری کے شروع میں ہی آ جاتی ہیں، صحیح یا غلط؟ جواب ہے غلط.
सवाल नंबर 4, ऑस्टियोपोरोसिस औरतों की बीमारी है, सही या गलत? जवाब है गलत। सवाल नंबर 5, किन लोगों में ये बीमारी अमूमन 50 साल बाद होती है, मर्द, औरत, दोनों? जवाब है दोनों। सवाल नंबर 6, ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज किस उम्र से शुरू कर देना चाहिए, 50 साल, 65 साल, अभी से? जवाब है अभी से। सवाल नंबर 7, हड्डी सबसे ज़्यादा ताकतवर 18 से 30 साल की उम्र में होती है, सही या गलत? जवाब है सही। सवाल नंबर 8, ऑस्टियोपोरोसिस की तशखीस एक्सरे और डेक्सा स्कैन से होती है, सही या गलत? जवाब है सही। सवाल नंबर 9, ऑस्टियोपोरोसिस किन वजूहात से हो सकती है, ज़्यादा उम्र, ख़राब खुराक, एक्सरसाइज ना करना, सिगरेट, शराब, कोला और ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल, या ये सारी वजूहात? जवाब है सारी वजूहात। अगर आपके जवाबात सही हैं तो इसका मतलब है कि आपने इन बेसिक वीडियोस से कुछ सीखा है, और अगर ऐसा है तो फिर जो सीखा है उसको अपने जिस्म से कम्युनिकेट कर दें, और आज से ही अपने आप से अपॉइंटमेंट बनाएं, अपनी सेहत और जिस्म को टाइम दें और उनका ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई कमेंट्स या सजेशंस या सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड। फ़ी अमान अल्लाह।